हंस ने ठंडा हंसकर कहा, तुम सच में मेरे दुश्मन होने के लायक हो। हाइंड्रिक ने भी सामने से टक्कर लेते हुए कहा, जब तक रोशनी बाकी है हम कभी नहीं हारेंगे। यह नज़ारा देखने में काफी धमाकेदार था, बिल्कुल किसी एपिक फिल्म की तरह। सियोंग ह्योन ने ड्रिंक का एक घूंट लिया और सोचा, ये जवाब कितना नकली है, ये तो बस एक्टिंग कर रहे हैं। इतनी देर तक देखा और पता चला कि यह सब तो बस एक चाल थी। कौन सोच सकता था कि अभी जो बेडिडे लोग एक दूसरे से लड़ीडियच रहे थे वो असल में सियोंग ह्योन के ही एवेटार्स थे। उसने ठंडी सांस भरी और सोचा, चीजें ऐसी कैसे हो गईं? तभी दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। मैनेजमेंट ब्यूरो के लोग आए और पूछा, क्या आप सियोंग ह्योन हैं? उसने दरवाजे की झिर्री से जवाब दिया, हाँ। वो लोग बस रूटीन चेकअप के लिए आए थे, पहचान कंफर्म की और कुछ बातें कहकर चले गए। यह पिछले आधे साल में पहली बार था जब उसने किसी जिंदा इंसान से बात की थी। इसका मतलब था कि असली मुसीबत अब शुरू होने वाली है। सियोंग ह्योन ने इधर उधर ढूंढा और मुश्किल से एक कप नूडल्स का पैकेट निकाला, पर देखा तो वो एक्सपायर हो चुका था। वो इस बिखरे हुए घर में पूरे 2 साल से बाहर नहीं निकला था। बाहर वालों की नज़र में वो बस एक नकारा घर बैठू था, लेकिन उसे लगता था कि असली शिकार तो वो खुद है, क्योंकि यह दुनिया बहुत पहले ही पागल हो चुकी है। टीवी पर इमरजेंसी न्यूज़ चल रही थी, कोई और अवेकनर हंगामा कर रहा था। इस वक्त आग लगाना? इंसान अचानक सुपर पावर्स हासिल कर लेते हैं, लेकिन इस ताकत की एक कीमत है। जैसे ही आप अवेकन होते हैं 24 घंटे के अंदर आपको जबरदस्ती दूसरी दुनिया में भेज दिया जाता है। यही अवेकनर होने का मतलब है और यहीं से सारी अफरा तफरी शुरू होती है। वापस अर्थ पर आने के लिए कुछ खास शर्तें पूरी करनी पीडीडी रहती हैं, पर जो लोग वापस आ पाते हैं वो न के बराबर हैं। जब दोनों तरफ मौत ही है तो बहुत से लोग वहां भेजे जाने से पहले ही पागल हो जाते हैं और इस दुनिया में क्राइम करने लगते हैं। 2 साल पहले का वो धमाका बन गया। सियोंग ह्योन का पीछा न छोड़ने वाला बुरा सपना। उस तबाही में उसने सब कुछ खो दिया। न सिर्फ परिवार चला गया, बल्कि उसके पैर भी पूरी तरह खराब हो गए। यहाँ तक कि दोबारा खड्डे होने की हिम्मत भी खत्म हो गई। अब वो बस अपने जख्म लिए अंधेरे में तड़प रहा था। सियोंग ह्योन ने एक बार नहीं कई बार कोशिश की, पर हर बार जमीन पर गिर गया। इस कमजोरी ने उसे महसूस कराया कि वो कितना लाचार है। जबकि सिर्फ दरवाजा खोलकर बाहर जाना था, पर वो कदम नहीं उठा पा रहा था। इस अंधेरी जिंदगी का अंत कब होगा? जब वो हार मानने वाला था तभी उसके सामने एक नीली रोशनी चमकी। सिस्टम का नोटिफिकेशन बिना किसी वार्निंग के बज उठा। डायमेंशन डिटेक्शन पूरा हुआ। सियोंग ह्योन पूरी तरह दंग रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ उसके साथ होगा। अभी वो कुछ समझ पाता उससे पहले स्क्रीन पर रिजल्ट आया। टैलेंट, स्किल, एवेटार। इस घर बैठे इंसान की किस्मत का पहिया उस पल से घूम गया। काउंटडाउन शुरू हो चुका था, 24 घंटे। सियोंग ह्योन को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी बदकिस्मती उसके साथ हो सकती है। उसने हवा में चिल्लाया कि यह कोई मजाक होगा, पर सिस्टम ने आखिरी अल्टीमेटम दे दिया। अगर वो खुद पोर्टल में नहीं गया तो उसे जबरदस्ती ले जाया जाएगा। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। और ज्यादा निराशा की बात यह थी कि दोनों जगह की समय की गति अलग थी। अर्थ का एक साल वहां पूरे 10 साल के बराबर था। इसका मतलब था कि उसे उस भयानक जगह पर अकेले 10 साल रहना पड़ेगा, तभी वापस आने की उम्मीद है। इस अनजान नर्क का सामना करते हुए क्या वो सच में टिक पाएगा? आखिरी 3 मिनट का काउंटडाउन, यह तो मौत का फरमान था। सियोंग ह्योन ने सारी तैयारी कर ली थी, पर अब वो खड्डे होने में भी तकलीफ महसूस कर रहा था। अपने पैरों के नीचे चमकते पोर्टल को देखकर वो पूरी तरह टूट गया। एक अपाहिज जो घर से बाहर नहीं निकल सकता, वो दूसरी दुनिया में कैसे लड़ेगा? न कोई टैलेंट, न कोई हुनर। क्या यह सीधा मौत के मुंह में जाना नहीं है? जब वो हार मानने वाला था तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया, रुको, स्किल। उसे याद आया कि सिस्टम ने सच में उस एवेटार नाम की चीज का जिक्र किया था। जब दोनों तरफ मौत है तो सियोंग ह्योन ने आखिरी दांव खेलने का फैसला किया। उसने चिल्लाया, एवेटार स्किल एक्टिवेट करो। कौन सोच सकता था कि सामने एक नीली परछाई उभरेगी और बिल्कुल उसके जैसा दिखने वाला एक इंसान हवा में प्रकट हो जाएगा। सियोंग ह्योन की आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने दो वो खुद थे। यह एहसास हद से ज्यादा अजीब था। अभी वो कुछ समझ पाता उससे पहले वो एवेटार उसके पीछे खड़िद्दा हो गया। क्या यही उसके जिंदा रहने की एकमात्र उम्मीद है? हाँ, विजन भी शेयर हो गया। सियोंग ह्योन अब एक साथ दो नज़ारे देख सकता था। इस डबल विजन का अनुभव, इस अनुभव ने उसे एक पल के लिए उम्मीद दी, पर रियलिटी ने जल्द ही ठंडा पानी डाल दिया। एक साथ दो शरीर कंट्रोल करना दिमाग हैंडल नहीं कर पा रहा था। सब कुछ उलझ गया। काउंटडाउन में सिर्फ 1 मिनट बचा था। सिस्टम ने आखिरी अल्टीमेटम दे दिया था। अगर खुद नहीं गया तो उसे जबरदस्ती उस नर्क में घसीट लिया जाएगा। अपने एवेटार को देखकर सियोंग ह्योन को बहुत गुस्सा आया। बेकार स्किल और बेकार मैं, यह तो एक बेडिद्धा मजाक है। उसने उस हमशक्ल एवेटार को घूरा और दिमाग में ख्याल आया, अगर कोई मेरे बदले मर जाए तो कितना अच्छा होगा। उसी पल एवेटार ने पहला कदम बढ़ाया। सिस्टम ने उसे सही पहचान लिया। पोर्टल ऑफिशियली शुरू हो गया। सियोंग ह्योन बाहर से घूर रहा था, अपने दूसरे रूप को देख रहा था, रोशनी से घिरा हुआ। हो गया, वो जमीन पर गिर गया। पोर्टल ने सच में एवेटार को असली शरीर मान लिया। यह धोखा देने की चाल सच में काम कर गई। रोशनी के गायब होते ही सिस्टम ने नोटिफिकेशन दिया, ट्रांसफर कंप्लीट।
सियोंग ह्योन को समझ आया कि उसे अब मरने नहीं जाना पीडीडीडेगा। उसकी किस्मत बदल गई थी। सब कुछ गडी हो गया। सियोंग ह्योन ने आंखें खोली और पाया कि वो जंगल में खड़िदिधा है। उसे याद था कि उसने एवेटार को भेजा था, फिर वो खुद यहाँ कैसे आ गया। सिस्टम ने फिर ठंडा पानी डाला। अर्थ वापस जाना इतना आसान नहीं है। दूसरी दुनिया में पॉइंट्स कमाने होंगे तभी वापस जाने का टिकट मिलेगा। जब वो टूटने वाला था तभी सामने का नजारा ओवरलैप हो गया। उसने पाया कि वो एक साथ दो दुनिया देख रहा है। एक तरफ दूसरी दुनिया का जंगल, दूसरी तरफ अपने घर की छत। असल में उसका असली शरीर वहां नहीं गया था, वो बस एवेटार के पहले नजरिए से सिंक हो गया था। इस डबल विजन के झटके ने उसे पागल कर दिया। सियोंग ह्योन ने चिल्लाया, एवेटार स्किल डीएक्टिवेट। वो झटका रुक गया, लेकिन वो पूरी तरह थक चुका था। बाथरूम में उसे उल्टी होने लगी। हालांकि बहुत तकलीफ हुई, पर कम से कम जान बच गई। उस नर्क में नहीं जाना पिडीडा, यही सबसे बड़ी जीत थी। जब वो संभला, उसने फिर से स्किल एक्टिवेट की। सामने उस नीले अवतार को देखकर वो बस निराश हुआ। यह चीज मरने के अलावा और क्या कर सकती है। यह बेकार की ताकत किसी मजाक जैसी थी। उसने अपने एवेटार को घूरा, समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या फायदा होगा। कौन सोच सकता था कि इस अजीब हरकत ने सिस्टम का हिडन अचीवमेंट ट्रिगर कर दिया। उसने बिना किसी मदद के दूसरी दुनिया से अर्थ वापस आने का रिकॉर्ड बना लिया। सियोंग ह्योन दंग रह गया। वो घर से बाहर निकला ही नहीं था, और सिस्टम ने न सिर्फ स्पेशल रिवॉर्ड दिया, बल्कि उसे एक 4 डायमेंशनल पोर्टल भी दे दिया। यह लेवल सीधा स्काई हाई चला गया। सब कुछ उसकी सोच से बाहर था। वो बिना कुछ समझे इतिहास का सबसे तेजी से वापस आने वाला अवेकनर बन गया। यह रिकॉर्ड शायद अब कोई नहीं तोड़ पाएगा। यह नंबर बहुत ज्यादा था। सिर्फ एक एवेटार को डीएक्टिवेट करने पर 10 साल की कमाई मिल गई। ये पॉइंट्स दूसरी दुनिया में प्रभाव पर मिलते हैं। चाहे किसी को बचाओ या दुश्मन को मारो, जितना बढ़िया असर उतना बढ़िया रिवॉर्ड। सियोंग ह्योन सोचने लगा, क्या सिस्टम में कोई खराबी तो नहीं आ गई। अगर बाद में पॉइंट्स वापस मांगे तो मुसीबत हो जाएगी। पर फिर सोचा, जो भी हो, मैंने जानबूझकर तो नहीं किया। छोड़ दो ना। जब अर्थ वापस आ ही गया है तो वापस आने का ऑप्शन बेकार है। बाकी पॉइंट्स से टैलेंट स्किल अपग्रेड कर लेता हूँ। सियोंग ह्योन ने अपग्रेड इंटरफेस खोला। देखना चाहता था कि और क्या सरप्राइज है। देखा तो एक अच्छी चीज मिली। रिकवरी एबिलिटी अपग्रेड हो सकती है, और सिर्फ 10,000 पॉइंट्स में। उसके 2 मिलियन पॉइंट्स के सामने यह तो बिल्कुल सस्ता था। उसने बिना सोचे कंफर्म कर दिया। अगले ही पल चमत्कार हुआ। वो पैर जो शून्य था उसमें हलचल हुई। वो पुराना एहसास पैरों से होते हुए पूरे शरीर में फैल गया। टूटे हुए नर्व्स वापस जुड़ रहे थे। कौन सोच सकता था कि जो बीमारी उसे इतने सालों से परेशान कर रही थी, वो इस पल पूरी तरह ठीक हो जाएगी। यह पैर कभी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर था। इसने न सिर्फ उसका परिवार छीना, बल्कि उसे उस अंधेरे कमरे में कैद कर दिया था। पर अब वो बदल चुका था। सिस्टम नोटिफिकेशन बज रहा था। रिकवरी एबिलिटी लिमिट तोड़कर सुपर रिजेनरेशन बन गई है। अपने मसल्स को देखो। कौन सोच सकता था कि कुछ वक्त पहले वो बैसाखियों पर चलने वाला एक अपाहिज था। अब उसके पास ऐसी ताकत थी जो आम इंसान के लिए नामुमकिन है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। हाथ में अभी भी बहुत सारे पॉइंट्स बचे थे। असली खेल तो अब शुरू होना था। कहाँ खर्च करूं? सियोंग ह्योन ने एक बढ़िया दांव खेलने का फैसला किया। सीधा 3 लाख पॉइंट्स खर्च करके अपना कोर टैलेंट यानी एवेटार स्किल अपग्रेड कर दी। अब यह सच में दिलचस्प था। उसका दिमाग 2 हिस्सों में बांट गया। वो एक साथ 2 शरीर कंट्रोल कर सकता था, जैसे दिमाग ड्यूअल थ्रेडिंग कर रहा हो। दोनों एक दूसरे से मजाक भी कर सकते थे। यह एहसास बहुत अजीब था, जैसे आईने में खुद से बात कर रहा हो। और ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि अपग्रेड के साथ एक माइंड हब मिला जो सारी बेकार की इमोशंस को ब्लॉक कर सकता था। उसने एवेटार को एक घूंसा मारा, पर असली शरीर को कुछ महसूस नहीं हुआ। इसका मतलब था कि अब एवेटार को कितनी भी चोट लगे, वो पूरी तरह शांत रह सकता है। सियोंग ह्योन अब पूरी तरह खुश था। घर से बाहर निकले बिना गेम की तरह एवेटार को कंट्रोल करके दूसरी दुनिया में एडवेंचर कर सकता था। और ये चीट और भी बढ़ती गई। पहले 1 से 1, अब सीधा 3 इन 1। वो अकेले ही एक पूरी टीम बना सकता था। लेकिन ज्यादा शरीर मतलब ज्यादा मुसीबत। हर वक्त ओये ओये तो नहीं बुला सकता। एक पुराने नाम रखने वाले के तौर पर उसने कमरे के कचरे को देखा और सोचा। तभी उसने टेबल पर कॉफी और टोमेटो सॉस का पैकेट देखा। एक आइडिया आया। नाम मिल गया। उसने एक एवेटार की तरफ इशारा करके कहा, आज से तुम्हारा नाम हांस है। दूसरे का नाम भी सोच लिया था, हाइनरिच। सियोंग ह्योन ने दूसरे एवेटार का नाम रख दिया। हालांकि स्किल का नाम थोड़ा अजीब है, पर अब 3 इन 1 टीम तैयार है। असली काम करने का वक्त आ गया है। लेकिन मेन मिशन शुरू करने से पहले एक और जरूरी काम था। 1 साल का जमा कचरा बाहर फेंकना। पोर्टल की रोशनी चमकी। एवेटार बाहर की दुनिया में निकल गया। असली एडवेंचर शुरू होने वाला था। सियोंग ह्योन कचरा लेकर घर से बाहर निकला। दिल में जरा भी डर नहीं था। लगता है वो माइंड हब काम कर रहा है। उसे बिल्कुल शांत रखा है। इसी वक्त नजारा बदला। एवेटार हांस पोर्टल से निकलकर दूसरी दुनिया के जंगल में पहुंच गया। यहाँ बिल्कुल शांति थी, कोई नहीं था। हांस ने कहा, यह जगह तो काफी सेफ लग रही है। यहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं होगा।
बात खत्म होते ही झादियों से एक काला तेंदुआ निकला। यह थप्पड़ कितनी जल्दी मिली? हंस ने ठंडी सांस भरी। क्या मेरी जुबान में जादू है? बोलते ही काम मिल गया। लगता है दूसरी दुनिया का स्टार्टर पैक मिल गया। तेंदुए के हमले का सामना करते हुए हांस न सिर्फ शांत था बल्कि मजाक भी कर रहा था। इस मॉन्स्टर की लार कितनी गंदी है। करीब से लड़ने के बाद उसे एक बड़ी बात पता चली। उसे कोई डर या दर्द महसूस नहीं हो रहा था। लगता है ये माइंड हब कोई मैक्स लेवल चीट है। जब दर्द ही नहीं है तो ये जान का खतरा कैसा? ये तो वीडियो गेम खेलने जैसा है। हांस की आंखें ठंडी हो गईं। उसने तलवार में मैजिक डाला। नीली रोशनी चमकी और वो तेंदुआ जो अभी तक शेर बना फिर रहा था वहीं ढेर हो गया। यह मूव किसी नए खिलाड़ी जैसा नहीं था। पर जमीन पर पड़ी लाश को देखकर हांस ने सांस भरी। मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ। मॉन्स्टर्स को मारने में इतनी मेहनत। वो वहां रुक नहीं सकता था और मॉन्स्टर्स के आने से पहले निकलना जरूरी था। जंगल में घूमते हुए हंस की आंखें चमक उठीं। कौन सोच सकता था कि ऐसी जगह एक छोटा सा गांव छुपा है। गांव में घुसते ही हंस की मुलाकात गांव के मुखिया मैल्कम से हुई। बूढ़ा हैरान होकर बोला, इस जंगल में तो मॉन्स्टर्स भरे हैं, तुम लद्दाख के सही सलामत कैसे आ गए? हंस ने वहां रुकने की इजाजत मांगी। मुखिया ने उदारता दिखाई। बाहरी लोगों की मदद करना हमारा फर्ज है। चलो, एक ठिकाना तो मिला। पर हंस की मॉडर्न हुडी दूसरी दुनिया में बहुत अजीब लग रही थी। मुखिया के सवाल पर उसने झूठ बोल दिया, यह तो रास्ते में मिली थी। मैल्कम ने ज्यादा नहीं पूछा। हंसकर उसे गांव के टैवर्न में एक ड्रिंक के लिए बुलाया। लगता है दुनिया की जानकारी लेने के लिए यह ड्रिंक पीनी ही पड़ेगी। मुखिया अच्छा इंसान था। उसने हांस को एक कमरा दिया। गांव का माहौल अच्छा था। वहां की ड्रिंक भी बढ़िया थी। हांस बिस्तर पर लेटकर रिलैक्स हो गया। आज का दिन काफी अच्छा था। हांस ने आंखें बंद की और सो गया। पर उसे पता नहीं था कि दरवाजे के बाहर एक परछाई खड़ी देखी थी उसे घूर रही थी। रियलिटी में सियोंग ह्योन आराम से बियर पी रहा था और फ्राइड चिकन खा रहा था। जिंदगी का मजा तो यही है। एक तरफ दूसरी दुनिया में एडवेंचर, दूसरी तरफ घर में ऐश। इस डबल लाइफ से कौन जेलस नहीं होगा? पर चिकन को देखकर सियोंग ह्योन को एवेटार पर थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि इसी वक्त उसका दूसरा एवेटार हाइनरिच बैकस्टेज में जिम कर रहा था। शरीर को फिट रखने के लिए सियोंग ह्योन ने उसे बिल्कुल फ्री नहीं छोड़ा था। जब एवेटार्स मेहनत कर रहे हैं तो सियोंग ह्योन भी खाली नहीं बैठ सकता। उसे जानकारी निकालनी थी कि यह दूसरी दुनिया क्या है। असली चुनौती तो अभी बाकी थी। सियोंग ह्योन कंप्यूटर के सामने बैठकर टाइप कर रहा था। उसका मकसद साफ था, सबसे बेडिडीदा कमांडर बनना। सब कुछ कंट्रोल करने का एहसास नशा देता है। पर जब वो अपने सपनों में खोया था तभी कानों में टिक टिक की आवाज आई। इस शांत कमरे में यह आवाज बहुत चुभ रही थी। सियोंग ह्योन के हाथ रुक गए। यह आवाज हेलुसिनेशन नहीं थी। एक खतरनाक एहसास ने उसे अंदर तक हिला दिया। कौन सोच सकता था कि सिस्टम ने डेथ का नोटिफिकेशन दिया। हंस खत्म हो गया। पक्का उस बूढ़े ने ड्रिंक में कुछ मिलाया था। ये बेडीडीडी गलती हो गई। तभी टूटा हुआ कनेक्शन वापस जुड़ गया। मैल्कम अभी भी मजाक उड़ा रहा था। उसे लग रहा था कि यह बस एक बेकार का कचरा है। पर उसे नहीं पता था कि उसने किससे पंगा लिया है। वो लोग गलत समझ रहे थे। उसे बस एक स्केलेटन समझकर नजरअंदाज कर रहे थे। हांस भी दंग रह गया। अपनी हड्डियों के ढांचे को देखकर सिस्टम ने बताया कि वो अनडेड बन गया है। अभी वो संभलता तभी आसपास के नजारे ने उसे हिला दिया। ये कैसी जगह है? यहाँ हर तरफ ऐसे भयानक मॉन्स्टर्स क्यों हैं? सब कुछ तबाह होने वाला था। रुको, क्या इस गांव के सारे लोग अनडेड बन गए हैं? जब हांस सोच रहा था तभी दरवाजा खुला। अंदर वही इंसान आया जिसे कल टैवर्न में देखा था। वो आदमी बीडीधा रहा था। हांस सोचने लगा, क्या कल मिले सारे लोग ब्लैक मैजिशियंस हैं? आदमी ने अचानक रुककर सियोंग ह्योन को घूरा। मुसीबत! क्या उसे पता चल गया कि मैं जिंदा हूं? पर वो तो बस एक गलत फहमी थी। उसने उसे बस एक कचरा समझा और डांट कर साइड में हटने को कहा। हांस ने राहत की सांस लेने की कोशिश की, पर शरीर ने काम करना बंद कर दिया। कोई अजीब ताकत उसे कंट्रोल कर रही थी। हालांकि शरीर जबरदस्ती खींचा जा रहा था। हंस को पता था कि जब चाहे वो छूट सकता है, पर अभी वक्त नहीं था। थोड़ा नाटक करना जरूरी था। गार्ड बढ़ा रहा था, पर हंस ने एक बड़ी बात नोटिस की। ये कंट्रोल करने वाली ताकत बहुत जानी पहचानी थी। बिल्कुल वैसी ही जैसी वो अपने एवेटार को कंट्रोल करने के लिए करता था। अगर प्रिंसिपल वही है तो क्या मैं उल्टा इन अनडेड्स को कंट्रोल कर सकता हूँ? एक हफ्ता बीत गया। किसी ने नहीं सोचा था कि यहाँ कुछ बदलने वाला है। हंस ने तरीका ढूंढ लिया। उसने पाया कि वो दूसरे अनडेड्स को कंट्रोल कर सकता है। हालांकि उसकी हरकतें बहुत अजीब थीं, पर रिजल्ट सिर्फ एक को कंट्रोल कर पा रहा था, और वो भी लड्डा कर चल रहा था। लगता है एलीट स्केलेटन की लिमिट यही है। जब वो परेशान था तभी पैरों के नीचे हलचल हुई। वही छोटा चूहा उसके पैर को काट रहा था। हांस ने उसे पकड़ीच लिया और कहा, आखिर मिल ही गया तू। अब देख तू कहाँ भागेगा। यह छोटा सा जीव भले ही छोटा था पर बहुत तेज था। हांस ने उसे घूरा और एक आइडिया आया। अगर बेडीडिडे मॉन्स्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता तो इस छोटे पर ट्राई करके देखते हैं। काम शुरू करते ही उसने अपने हाथ पर नीले रंग की आत्मा की आग जलाई। एक चीख के साथ वह चूहा पूरी तरह मर गया। लेकिन तुरंत ही एक अजीब घटना हुई। चूहे की आंखों में अचानक एक लाल रोशनी चमकी और वह लड़खड़ाते हुए वापस खड़ा हो गया। हांस ने उत्साह में उसका नाम एल्फ्रेड रखा।
अब उसका जासूस चूहा मिशन आखिरकार शुरू हो सकता था। जासूस मिशन शुरू हुआ। एल्फ्रेड अपने छोटे कदमों से चुपके से उस गार्ड का पीछा करने लगा। यह आदमी ताला खोलते हुए गालियां दे रहा था। हांस भी उत्सुक था कि इस रहस्यमयी गोडाउन में आखिर क्या खजाना छुपा है। जैसे ही दरवाजे की दरार खुली, एल्फ्रेड अंदर घुस गया। लेकिन 2 कदम चलने से पहले ही हांस को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। इस कमरे से एक ऐसी चीज आ रही थी जो इंसान को ठंडा कर देने वाली अजीब सी महक थी। भले ही सिर्फ चूहे की इंद्रियों के जरिए वह सहज ही महसूस कर सकता था कि यह जगह बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये दोनों गार्ड्स वहां बातें कर रहे थे और उन्हें पता ही नहीं चला कि जरूरी जानकारी लीक हो गई। असल में वह चीज जो उन्हें बेचैन कर रही थी उसे अनडेड फ्रैगमेंट कहते हैं। उन्हें लगता था कि यह गांव एक जादुई घेरे से सुरक्षित है और एक मक्खी भी अंदर नहीं आ सकती। हांस यह सुनकर हैरान था। यह जानकारी तो उसे मुफ्त में मिल गई। वह एल्फ्रेड को गांव के मुखिया को ढूंढने के लिए कहने ही वाला था कि अचानक सब बदल गया। एक काली परछाई बिना किसी चेतावनी के चूहे एल्फ्रेड के आर पार निकल गई। उसे संभालने का मौका तक नहीं मिला। अब भारी मुसीबत हो गई थी। किसी ने उसे देख लिया था। यह बूढ़ा सच में चालाक था। उसने छेद हुए चूहे को देखा और एक नजर में ही समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। भले ही कोई जादुई तरंग नहीं थी, पर इस छोटे जीव में काली ऊर्जा भरी थी। हांस का दिल बैठ गया। शायद अब सब खुलने वाला था। बूढ़े ने मुड़कर ठंडी आवाज में पूछा, आज गोडाउन की जिम्मेदारी किसकी थी? जो गार्ड्स अभी तक आलस कर रहे थे, वे डर के मारे कांपने लगे और रेंगते हुए माफी मांगने आए। एल्फ्रेड की ठंडी लाश को देखकर हांस का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। माफ करना दोस्त, यह हिसाब मैं तुमसे जरूर चुकाऊंगा। तभी वह गार्ड जेफी दरवाजे के पीछे शिकायत कर रहा था। उसे एहसास ही नहीं था कि असली मुसीबत उस पर नजर रखे हुए है। गार्ड जेफी का मूड अब बहुत खराब था। बूढ़े से डांट खाने के बाद वह गुस्सा इन गुलामों पर निकालने लगा और भीड़ पर चिल्लाने लगा। जिसे देखा सीधा एक घूंसा मार दिया। उसने जमीन पर पड़े हरे रंग के गुलाम को खींचा और मजाक उड़ाते हुए कहा, पहले तो तुम बड़े हिम्मत वाले बन रहे थे, कह रहे थे ना कि अगर परिवार को छुआ तो मुझे नहीं छोड़ोगे। जेफी की हंसी और भी डरावनी हो गई। उसे याद आया कि इस आदमी की जीभ तो उसने खुद काटी थी। अब यह माफी भी नहीं मांग सकता। जब उसका मन भर गया तो उसने उसे कचरे की तरह लात मारकर फेंक दिया और बड़बड़ाया, बिल्कुल मजा नहीं आया। जेफी जानवर से भी बदतर था। गुलामों को लात मारते हुए वह पुराने गांव के कत्लेआम का मजा ले रहा था। यहाँ तक कि उसने बच्चों का भी मजाक उड़ाया। लेकिन उसे एहसास नहीं था कि बदला सामने आ चुका है। जो गुलाम अधमरा था वह अचानक एक डरावनी सूखी लाश में बदल गया। जेफी कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह उस पर झपटा। उसने उसकी गर्दन को जोर से काट लिया। जो गार्ड अभी तक घमंडी बना हुआ था वह वहीं डर गया। वह डर के मारे जमीन पर गिर गया और उस राक्षस को हटाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने जादू से पलटवार करने की सोची, एक ठंडे हाथ ने पीछे से उसका मुंह बंद कर दिया। अब उसका अंत निश्चित था। जेफी का अंजाम बहुत जल्दी आया। जिस गुलाम को वह सताता था वह अब मौत का राक्षस बन गया था। एक काटने से ही पुराने सारे खून के कर्ज चुकने वाले थे। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। हांस ने आखिरकार अब छिपना बंद कर दिया। उसकी आंखों की नीली आग ने अंधेरे को पूरी तरह जला दिया। इस जगह का अब सब कुछ बदलने वाला था। अब पीड़ितों के खुद बदला लेने का वक्त आ गया था। अब मुसीबत हो गई थी। हाइंस जल्दी में गांव में अपने भाई को ढूंढने गया, पर गार्ड्स ने उसे दरवाजे पर ही रोक लिया। जब दोनों तरफ से बात अटकी हुई थी तब मुखिया मैल्कम सामने आया। वह देखना चाहता था कि हंगामा कौन कर रहा है, लेकिन हाइंस की अगली बात सुनकर मैल्कम वहीं जम गया। हाइंस ने हंसते हुए कहा, मेरा जुड़वा भाई हांस तुम्हारे गांव में ही होगा, है ना? यह नाम सुनते ही मैल्कम का रिएक्शन बदल गया। लगता है इस गांव में बहुत से राज छुपे हैं। दो शरीर होने का यही फायदा है। हाइंस बाहर दुश्मन को उलझा रहा था और हांस का यह क्लोन आराम से फॉरबिडन एरिया में घुस गया था। सामने चमकती हुई यह काली क्रिस्टल शायद वही अनडेड किंग का टुकड़ा है। यह शक्ति बहुत ज्यादा थी। यह आसपास की मौत की ऊर्जा को सोख रही थी ताकि अपने खोए हुए हिस्से को जोड़ सके। लेकिन हांस को जल्द ही समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। गोडाउन में जो मिला था वे सब बेकार चीजें थीं। अब जो आसपास हैं वे सब खतरनाक हैं। यहाँ से चीज ले जाना आसान नहीं होगा। अब और इंतजार नहीं हो सकता। हांस ने बड़ा खेल खेलने का फैसला किया। अगर यह टुकड़ा मौत की ऊर्जा चाहता है तो इसे पेट भरने दो। उसने जोर से टुकड़े को अपने शरीर में घुसा दिया। यह चोरी नहीं थी, यह इस डरावनी शक्ति को जबरदस्ती अपना बनाना था। जब फॉरबिडन एरिया में बैंगनी रोशनी फटी तब बाहर हाइंस नाटक कर रहा था। वह मैल्कम से झूठ बोल रहा था कि उसे अपने भाई से टेलीपैथिक कनेक्शन है। मैल्कम हंसने ही वाला था कि अचानक वह जम गया। उसने डर के चिल्लाया, फॉरबिडन एरिया में टुकड़े के साथ कुछ हुआ है। अब बूढ़ा पूरी तरह टूट गया था। हाइंस का दुश्मन को उलझाने का प्लान अब अपने पीक पर था। ये गार्ड्स अपनी मौत को बुला रहे थे। वे हमला करना चाहते थे, पर पलक झपकते ही सामने वाला गायब हो गया। इस वक्त हांस सबसे डरावनी तकलीफ से गुजर रहा था। अनगिनत पागल कर देने वाले ख्याल उसके दिमाग में घुस रहे थे। भले ही मेंटल फिल्टर रोक रहा था, पर यह सब कुछ तबाह करने की इच्छा दब नहीं रही थी। यह शक्ति बहुत गंदी थी। यह उसकी समझ को तोड़ने वाली थी। आखिरकार वह और नहीं सह सका। जमा हुआ गुस्सा इस पल फट पड़ा।
इस धमाके के बाद हांस पूरी तरह बदल गया। सिस्टम ने बताया कि एवोल्यूशन पूरा हुआ। अब वह एक लेजेंडरी हाफ लिच बन चुका था। अनडेड किंग का टुकड़ा उसके शरीर में पूरी तरह मिल गया था। न सिर्फ उसका लेवल बढ़ गया, बल्कि उसे एक गॉड लेवल टैलेंट भी मिल गया। अब हांस का डार्क मैजिक पर कंट्रोल एक एक्सपर्ट जैसा था जो नए लोगों के इलाके में आया हो। उसकी शक्ति अब बहुत गहरी थी। जब फॉरबिडन एरिया में सब बदल रहा था, बाहर फूयान अभी भी बड़बड़ा रहा था। वह कुछ ज़ॉम्बी चूहों के लिए अपनी किस्मत को कोस रहा था। अभी वह शिकायत कर ही रहा था कि मैल्कम की दहाड़ सुनाई दी। फूयान डर के सीधा खड़ा हो गया और झूठ बोला कि यहाँ सब नॉर्मल है। मैल्कम बाहर गुस्से में था और उसने फूयान को तुरंत टुकड़े की जांच करने को कहा और जेफी को भी साथ लेने को बोला। फूयान ने एक पल भी नहीं गंवाया और जेल की तरफ चिल्लाने लगा, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। जैसे ही वह करीब गया, कमरे में एक तेज रोशनी फटी। एक अजीब परछाई रोशनी में धीरे धीरे दिखने लगी। फूयन कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक हरे रंग का राक्षस हाथ उसकी तरफ लपका। सब कुछ बिगड़ गया था। कमरे में कोई गार्ड नहीं बचा था, सब भूखे राक्षस बन गए थे। फूयन ने आज असली भूत देख लिया था। हांस इस हालत में भी शांति से सलाम किया और पूछा कि आज मौसम कैसा है। फूयन ने सच में भूत देख लिया था। यह राक्षस न सिर्फ डरावना था, बल्कि इंसानों की तरह बात भी कर सकता था। वह कुछ सोच पाता उससे पहले ही आसपास के ज़ॉम्बीज पागल होकर उस पर टूट पड़े। फूयान ने अपनी जान बचाने के लिए शक्ति का इस्तेमाल किया ताकि राक्षसों को हटा सके। लेकिन धुआं हटने पर हांस बिना किसी चोट के बाहर आया और फूयान को शिकायत की कि वह कितना बदतमीज है जो उसे नजरअंदाज कर रहा है। कौन सोच सकता था कि हांस इतना बड़ा जादुई जीनियस है। सिर्फ एक बार देखकर ही उसने यह फॉरबिडन डार्क मैजिक सीख लिया था। इस एक हमले से पूरा गांव बदल गया। तेज धमाके ने सब कुछ तोड़कर रख दिया। असली बुरा सपना अभी शुरू हुआ था। उसने अपने भाई की अनडेड आर्मी को जगाया और ठंडी आवाज में मौत का फरमान सुना दिया। सबको मार दो, एक को भी जिंदा मत छोड़ना। गांव वाले कुछ समझ पाते उससे पहले ही वे राक्षसों से घिर गए थे। इस हमले के सामने उन्हें माफी मांगने का मौका भी नहीं मिला। यह लड़ाई नहीं, बल्कि एक तरफा कत्लेआम था। मैल्कम अब पूरी तरह टूट गया था। उसने हांस की तरफ उंगली दिखाकर गाली दी। उसके लिए हांस सिर्फ एक कमजोर मोहरा था। लेकिन अब सब हाथ से निकल गया था। मैल्कम जिस खजाने को संभाल कर रखा था, वह अनडेड फ्रैगमेंट अचानक गायब हो गया था। हांस बहुत शांत था और बड़े तमीज से बोला, जब पुराना दिल खो गया तो गोडाउन में से ही अपने लिए नया ढूंढ लिया। हांस के सीने में चमकती बैंगनी रोशनी को देखकर मैल्कम गुस्से से पागल हो गया। वह उसका सपना था जिसे एक कचरा इंसान ने अपना दिल बना लिया था। मैल्कम अब पूरी तरह फट गया था। यह बर्बादी उसके लिए मौत से भी बदतर थी। मैल्कम अब सिर्फ मारना चाहता था। उसने अपना सबसे खतरनाक हमला किया। यह सीधा हांस की जान लेने के लिए था। लेकिन कौन सोच सकता था कि इतना बड़ा हमला झेलने के बाद भी हांस खड़ा था और मजाक उड़ा रहा था कि मैल्कम कितना बदतमीज है जो बात करते वक्त हमला कर रहा है। मैल्कम यह सुनकर गुस्से से पागल हो गया। उसने उस टुकड़े के लिए 1 साल मेहनत की थी और अब जब वह शक्ति मिलने वाली थी तो हांस ने सब हड़प लिया। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी मेहनत से एक इंसान हाफ लिच बन जाएगा। मैल्कम अब जान देने पर उतर आया था। वह हांस को नहीं छोड़ेगा। मैल्कम ने अपना बड़ा हमला किया। जमीन से बैंगनी कांटे निकलने लगे। हांस बिल्कुल नहीं घबराया और मजाक में बोला कि यह तो ऐसा है जैसे नए हथियार पर जबरदस्ती हाई लेवल मैजिक डाल दिया हो। मैल्कम अब उसे तोड़कर एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। उसने एक और खतरनाक हमला किया। हांस ने डॉज करते हुए कहा, स्किल यूज करनी है तो करो, पर नाम चिल्लाने की क्या जरूरत है। तभी हांस ने अचानक एल्फ्रेड का नाम लिया। मैल्कम वहीं ठिठक गया। उसे शक होने लगा कि क्या यह कोई पहले से बनाया गया प्लान था। मामला उलझ गया था। मैल्कम का भरोसा कम होता जा रहा था। मैल्कम अब सच में डर गया था। उसने देखा कि हांस की शक्ति कितनी तेजी से बढ़ रही है, जैसे कोई चीट कोड हो। यह पक्का अनडेड फ्रैगमेंट की ही ताकत थी। उसे समझ आ गया कि अब और देरी नहीं करनी है। उसने अपना फॉरबिडन मैजिक अनाइलेशन शुरू किया। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इसका अंजाम इतना डरावना होगा। आसपास के मासूम लोग दर्द से चिल्लाने लगे। उनकी बैंगनी आत्माओं को जबरदस्ती शरीर से खींचा जा रहा था। मैल्कम सबकी बलि देकर उनकी आत्माओं को फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर रहा था ताकि आखिरी हमला कर सके। यह बूढ़ा पागल हो गया था। जीतने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। मैल्कम ने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उसने वह अजीब काला ताबूत पहना और सबकी आत्माओं की बलि दे दी, सिर्फ इस आखिरी शक्ति को पाने के लिए। उसे लगा कि जीत पक्की है। हमला करते हुए उसने धमकी दी कि हांस का अंत आ गया है। इस हमले का नाम सुनकर वैसे ही डर लगता था। लेकिन कौन सोच सकता था कि हांस तुरंत उसके पीछे टेलीपोर्ट हो गया और उबासी लेते हुए बोला, तुम्हारे हमलों के नाम इतने लंबे हैं कि मुझे नींद आ रही है। सबसे ज्यादा दुख की बात यह थी कि हांस ने उसके कान में धीरे से कहा, शुक्रिया, तुम्हारी इस लाइव क्लास से मैंने बहुत सारा डार्क मैजिक सीख लिया। अब मैल्कम सिर्फ हारा नहीं था, बल्कि उसे मुफ्त का कोच बना दिया गया था। मैल्कम जमीन पर गिर गया। मरते वक्त भी उसे समझ नहीं आया कि वह कैसे हार गया। हांस ने उसे दूसरा मौका नहीं दिया और सीधा खत्म कर दिया। सारे पुराने हिसाब इस पल खत्म हो गए। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से एल्फ्रेड का नाम पुकारा। बदला पूरा हो गया था। वह छोटी आत्मा अब शांति से सो सकती थी। इसी वक्त दूर मंदिर में प्रार्थना कर रही लिएस्टा अचानक रुक गई।
उसे दूर से किसी अजीब चीज का एहसास हुआ। इस दुनिया के हालात शायद बदलने वाले थे। लिएस्टा ने मर्यादा की परवाह नहीं की और सीधा बिशप मार्टिन का दरवाजा खोला। वह एक ऐसी खबर लाई थी जो पूरी इंसानियत को डरा सकती थी। उसे पश्चिम में उस पुराने बुरे सपने का एहसास हुआ था। अनडेड अब वापस जिंदा होने वाला था। मार्टिन यह नाम सुनकर सुन्न हो गया। उसने एक पल भी नहीं गंवाया और सबको इकट्ठा करने भागा। लिएस्टा वहीं खड़ी रही। क्या वह राक्षस जिसने पूरी दुनिया को निराशा में डाल दिया था सच में वापस आ रहा था? इस बार वह दुख को वापस नहीं होने देगी। जमीन पर हड्डियों का ढेर था। सैकड़ों अनडेड खत्म हो गए थे, लेकिन हांस के लिए यह कुछ नहीं था। जब तक लाश है, हांस कभी भी आर्मी खड़ी कर सकता था। लेकिन काम शुरू करने से पहले उसे अपना कटा हुआ हाथ जोड़ना था। उसने लाशों के ढेर में ढूंढा और सही हिस्सा मिल गया। सुपर रिजेनरेशन शुरू करते ही हाथ नया जैसा हो गया। हालत पूरी तरह तैयार थी। असली खेल अब शुरू होने वाला था। हांस ने जमीन पर पड़ी हड्डियों को देखा। बड़े भाई, मेरे छोटे भाई बन जाओ। इस बार वह सीरियस था। उसने न सिर्फ अनडेड फ्रैगमेंट की शक्ति का इस्तेमाल किया, बल्कि उसकी बची कुची चेतना को भी कंट्रोल करने की कोशिश की। बैंगनी जादुई ऊर्जा फटी। देखने में तो यह बहुत खतरनाक लग रहा था। उसे लगा कि यह काम हो जाएगा, आखिर टॉप लेवल शक्ति जो थी। लेकिन 3 सेकंड में ही सब खत्म हो गया। एक आवाज के साथ वे हड्डियां चूरा चूरा हो गईं। हांस वहीं खड़ा रह गया। इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं हुआ। हांस को लगा कि पिछली बार की हार एक एक्सीडेंट थी। इस बार उसे कुछ महसूस हुआ। उसने जमीन पर पड़े इस नए मरे हुए बूढ़े को देखा। वह उसे एक ऐसा अनडेड बनाना चाहता था जिसमें चेतना हो, ताकि उससे जानकारी निकाल सके। लेकिन जैसे ही उसने जादुई ऊर्जा डाली, हांस को गड़बड़ लगी। इस बूढ़े की आत्मा तो खाली थी। उसने लाश उठाकर देखा। सीने पर बने उस अजीब जादुई घेरे ने आत्मा को पहले ही साफ कर दिया था। लगता है इस बार पाला किसी सख्त दुश्मन से पड़ा था। कोई सबूत न छोड़ने के लिए अपने लोगों की आत्मा तक मिटा दी। हंस ने लाश फेंक दी। इसके पीछे का संगठन सोचा था उससे भी ज्यादा खतरनाक था। भले ही आत्मा मिटा दी गई थी, पर शरीर काम आ सकता था। हंस ने फैसला किया कि बेकार चीज को टॉप लेवल अनडेड में बदलेगा। न सिर्फ लड़ाई में खतरनाक, बल्कि उसका अपना दिमाग भी होगा। उसने बची हुई ऊर्जा का इस्तेमाल करके जबरदस्ती गाइड किया। एक लाल रोशनी के साथ मैल्कम वापस आ गया। यह जादुई ऊर्जा वाला डेथ विजर्ड सच में बात कर सकता था। हंस को तो खजाना मिल गया था। नया छोटा भाई न सिर्फ होश में था, बल्कि कहने में भी था। उसने तुरंत ऑर्डर दिया, आज से तुम सिर्फ मेरी सुनोगे। लेकिन सामने मैल्कम को देखकर हांस को पता था कि भले ही इसकी यादें चली गई हैं, पर इसने जो पाप किए हैं वे ऐसे ही माफ नहीं होंगे। हांस ने ठंडी हंसी के साथ कहा, उन लोगों को सबक सिखाना होगा। उसने मैल्कम को बुलाया। मैल्कम डर के मारे हिल भी नहीं रहा था। हांस ने उसके हाथ में छड़ी को देखा और तारीफ की। तभी हांस को पत्थरों के ढेर में एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। यह आदमी पहले काफी खतरनाक था। उसने जेफी को मारने में मदद की थी। सोचा नहीं था कि उसका अंजाम ऐसा होगा। हांस ने उसे आखिरी बार विदा किया। जब आजादी मिल गई है तो शांति से सो जाओ, अपने राजा के पास जाओ और सब खत्म करो। असली दुनिया में चंगसियन ने पेट थपथपाया और कहा कि खाना बहुत स्वादिष्ट था। इस दुकान का स्वाद ने उसे निराश नहीं किया। पेट भर गया तो काम की बात शुरू हुई। चंगसियन ने फोन निकाला और चेक किया। आखिरकार उन काले जादूगरों के अड्डे से उसे बहुत सारा खजाना मिला था। उसे खुद यकीन नहीं था कि इस बार इतना कुछ मिल गया। लूट का हिसाब करने का वक्त आ गया था। उसने हाथ हिलाया और हांस को बाहर बुलाया। अगले ही पल जो सामने था उसे देखकर वह सुन्न रह गया। हंस का शरीर बहुत बड़ा था। सामने आते ही चंगशियन को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत चिल्लाया, वापस जाओ। तभी वह इस बड़े देवता को वापस भेज सका। अभी तो वह मर ही गया था। लगता है अभी की शक्ति इतने बड़े लेवल को नहीं संभाल सकती। चंगशियन ने पहले लेवल अप करने का फैसला किया। स्टोर खोला तो देखा पॉइंट्स 8 लाख तक पहुंच गए थे। इस बार तो जैकपॉट लग गया था। उसने बिना सोचे 3 लाख पॉइंट्स खर्च कर दिए। न सिर्फ स्किल्स का लेवल बढ़ा, बल्कि नई शक्ति भी मिल गई। अब मेंटल पावर पूरी तरह स्टेबल थी। अगला प्लान अब आराम से हो सकता था। सोने की छड़ों को देखकर चंगशियन अब उड़ने वाला था। नई शक्ति के साथ उसका दिमाग अब शांत था। अगर हंस सामने खड़ा होता तो भी वह बिना डरे कमांड दे सकता था। इतना सारा खजाना हाथ में रखना सिर्फ भारी धातु जैसा था। चंगशियन ने जल्दी से इसे कैश करने का फैसला किया। उसने सोने की एक थैली उठाई और ज्वेलरी शॉप की तरफ निकल गया। ज्वेलरी शॉप का मालिक शायद जिंदगी में इतना सारा सोना नहीं देखा था। वह वहीं हैरान रह गया। चंगशियन शांत था और सीधा पैसे अकाउंट में ट्रांसफर करने को कहा। अकाउंट में 0 की लंबी लाइन देखकर चंगशियन ने हाथ हिलाकर विदा ली। अब वह सच में अमीर था। आगे की जिंदगी अब आराम से कट सकती थी। सुरक्षा के लिए चंगशियन ने हांस को अपनी परछाई में छिपा दिया और मास्क भी तैयार रखा, ताकि यह बड़ा कंकाल अचानक सामने आकर लोगों को डरा न दे। उसे लगा कि वह ज्यादा सोच रहा है। तभी पीछे से एक धमाका हुआ। मुसीबत खुद चलकर आ गई थी। धुआं हटने के बाद एक बड़ा भेड़िया बाहर कूदा। साथ में एक नकाबपोश चोर था, जिसके हाथ में चोरी किया हुआ सोना था और वह भागने की कोशिश कर रहा था। कौन सोच सकता था कि इतने शांत दिन में कोई दिन दहाड़े चोरी करने की हिम्मत करेगा। सड़क पर हंगामा मच गया था। ये लोग किसी को जिंदा छोड़ने के मूड में नहीं थे। लोग डर के मारे भागने लगे और मदद के लिए चिल्लाने लगे। सब कुछ हाथ से निकल गया था।
ये होते हैं विलेन, जिन्हें सुपर पावर तो मिल गई पर उसका इस्तेमाल सिर्फ ऐसे काम के लिए करते हैं। उनके लिए आम लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। इसी वक्त एक जोर की आवाज हुई जिससे जमीन हिलने लगी। ये लोग बिल्कुल पागल हो गए हैं। जो भी रास्ते में आ रहा है उसे सीधा एक थप्पड़ मारकर उड़ा रहे हैं। ये लोग बिल्कुल इंसानी जान की परवाह नहीं कर रहे। सियोंग ह्योन एक तरफ खड़ा होकर ये सब देख रहा था। हालांकि वह जानता था कि गार्ड आकर संभाल लेंगे, पर क्या ऐसे वक्त में वह सच में कुछ नहीं कर सकता? सियोंग ह्योन मुंह से तो कह रहा था कि वह मजबूर है, पर उसका दिल अभी भी कशमकश में था। अपनी आंखों के सामने इन लोगों को गुंडागर्दी करते देखकर क्या वह सच में खुद को समझाकर वहां से चला जाएगा? दूसरी तरफ ये दोनों लुटेरे समझ रहे थे कि उनका प्लान कामयाब हो गया है और वह सोच रहे थे कि गार्ड के आने से पहले कैसे वहां से निकला जाए। पर जैसे ही वह मुड़े, उन्होंने पॉटर को जमीन पर गिरा हुआ देखा। वेयरवुल्फ अब पूरी तरह गुस्से में आ गया था। एक तरफ वह अपने साथी का नाम चिल्ला रहा था और दूसरी तरफ वह ये पता लगाना चाहता था कि किसने ये हरकत की है। पर उसके संभलने से पहले ही उसके साथी को एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। अंधेरे में एक बड़ा सा साया उन्हें घूर रहा था। ये खौफनाक दबाव किसी गार्ड का नहीं हो सकता था। ये दोनों बदनसीब इस बार सच में किसी खतरनाक शख्स से टकरा गए थे। असली खेल तो अब शुरू हुआ था। सेयोंग ह्योन की पहचान अभी थोड़ी अलग है, इसलिए सड़क पर खुलेआम हत्या या लूट मार करना उसके लिए सही नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों लुटेरे जिंदा बचकर जाएंगे, क्योंकि जो गंदा काम वह नहीं कर सकता, हंस वह सब कर सकता है। जब ये दोनों हैरान खड़े थे, तभी जमीन के नीचे से हजारों हड्डियां निकलीं और उनके टखनों को जकड़ लिया। अब चाहे तो भी वह भाग नहीं सकते थे। हंस का उनसे कोई बात करने का इरादा नहीं था। अगर उन्होंने उसके इलाके में गड़बड़ करने की हिम्मत की है तो उन्हें खत्म होने के लिए तैयार रहना चाहिए। एसोसिएशन की गार्ड टीम जल्दी पहुंचने की कोशिश कर रही थी, पर वह एक कदम पीछे रह गए। गार्ड ने अपनी टीम के साथ वहां धावा बोल दिया। वह किसी भी हाल में उन लोगों को भागने नहीं देना चाहते थे। पर वहां का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी रह गईं। हर तरफ लोग मरे पड़े थे। कोई उनसे पहले ही वहां आकर सब सफाई कर चुका था। लड़ाई अभी खत्म हुई थी। वह शख्स ज्यादा दूर नहीं गया होगा। गार्ड ने तुरंत चारों तरफ घेरा डालने का हुक्म दिया, चाहे जमीन खोदकर ही क्यों न ढूंढना पड़े। वह अजीब सा काला साया वापस गायब हो गया। सेयोंग ह्योन ने लंबी सांस ली। आखिरकार काम खत्म हुआ। वह अपने शरीर को स्ट्रेच करते हुए मुस्कुराया और खुद से बोला, कभी कभी ऐसे वार्म अप करना सच में अच्छा लगता है। इसी वक्त एक नया बदलाव आया। दूसरा एवेटार हाइनरिच आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। आखिरकार हाइनरिच पहुंच गया। सामने के भव्य दरवाजे को देखकर लगा कि उस बूढ़े ने इस बार उसे धोखा नहीं दिया। पूरब की तरफ सच में ये जगह थी। वह तिरे अंदर गया। ये इस महाद्वीप पर उसका पहला कदम था। उसे कुछ तो धमाका करना ही था। पर नतीजा क्या निकला? शहर में एक परिंदा तक नहीं था। राहगीरों की तो बात छोड़ो, शहर के दरवाजे पर गार्ड तक गायब थे। ये जगह इतनी शांत थी कि डर लग रहा था। जब वह सोच रहा था, तभी मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। ये कोई बड़ा शहर नहीं, बल्कि एक जाल था। उस गंजे आदमी ने ठंडी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, पर अब भागने का कोई फायदा नहीं। डायना को वह गंजा आदमी दीवार के कोने में दबाए हुए था। वह बार बार माफी मांग रही थी और कुछ दिन का वक्त और मांग रही थी, पर सामने वाला बिल्कुल नहीं मान रहा था। 3 दिन के अंदर अगर 2 सिल्वर कॉइन्स नहीं दिए तो ये मामला खत्म नहीं होगा। हाइनरिच वहां खड़े होकर ये सब देख रहा था। ऐसे गुंडों का लोगों को परेशान करना उसके लिए बहुत पुरानी बात थी। उसका कोई इरादा नहीं था बीच में पड़ने का। पर जैसे ही वह वहां से जाने लगा, डायना उससे टकरा गई। ये टक्कर काफी जोर की थी। वह डरकर तुरंत माफी मांगने लगी। हाइनरिक ने उस लड़की को देखा और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसे यहाँ के लिए एक गाइड की जरूरत थी। क्या ये वही लड़की नहीं है जो उसे चाहिए? डायना पूरी तरह कंफ्यूज थी। ये अनजान आदमी जो अचानक सामने आया, ये कौन है? हाइनरिक ने सीधा वह 2 सिल्वर कॉइन्स दिखा दिए। अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो मैं तुम्हारा नया बॉस हूँ। चलो इस डील के बारे में बात करते हैं। ये 2 सिल्वर कॉइन्स डायना के लिए किसी जीवन दान से कम नहीं थे। उसने बिना सोचे हाँ कह दी और तुरंत हाइनरिच को एक होटल ले गई। ये शहर के सबसे बेहतरीन होटल्स में से एक था। डायना नाम की ये लड़की बहुत दुखी थी। माँ बाप जल्दी गुजर गए और उसे अपने बीमार भाई का ख्याल रखना पड़ता था। अगर आज वह हाइनरिक से न टकराती तो शायद वह आज का दिन न निकाल पाती। डील बहुत सिंपल थी। 2 सिल्वर कॉइन्स के बदले वह रोज उसे शहर में रास्ता दिखाएगी। हाइनरिक ने पैसे उसे दिए और कहा कि कल सही वक्त पर रिपोर्ट करना। डायना को जाते हुए देखकर हाइनरिच बिस्तर पर लेट गया। ये डील उसके लिए बहुत फायदेमंद थी। हाइनरिक जानता था कि अगर वह लड़की पैसे लेकर भाग भी गई तो समझो उसने पुण्य किया। दिन भर की भाग दौड़ के बाद अब वह बस अच्छी नींद लेना चाहता था। पर होटल का बिस्तर बहुत सख्त था। उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी खिड़की के बाहर से किसी के छींकने की आवाज आई। इतनी रात को बाहर कौन हो सकता है? हाइनरिच ने खिड़की खोली तो देखा कि वह डायना थी। वह नीचे सिमटकर बैठी थी। हाइनरिच ने जल्दी से पूछा, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? डायना काफी पॉजिटिव थी और मुस्कुराते हुए उसने हेलो कहा। ऐसा लग रहा था कि वह ये काम खोने से बहुत डर रही थी, इसलिए सूरज निकलने से पहले ही दरवाजे पर आ गई थी। हाइनरिक जम्हाई लेते हुए उसे नाश्ता कराने ले गया। ये गाइड सच में बहुत मेहनती थी। हाइनरिच खाते हुए बोला कि आगे से इतनी जल्दी मत आना, दोपहर को आना काफी है। डायना ने जल्दी से हाँ कह दी और बार बार उसे साहब कहकर बुला रही थी।
हाइनरिच को यह सुनकर अजीब लग रहा था। उसने उसे तुरंत बदलने को कहा। वह लड़की बहुत भूखी थी। हाइनरिच की प्लेट में बचा हुआ खाना देखकर पूछा कि क्या वह इसे खा सकती है। हाइनरिच ने उदारता दिखाते हुए प्लेट उसकी तरफ बढ़ा दी। ये अजान तालिया किंगडम का एक छोटा सा शहर था। ऊपर से देखने में ये एक आम शहर लग रहा था, पर हाइनरिच को जल्द ही कुछ गड़बड़ लगी। दीवार पर यह अजीब सा निशान उसने शहर में कई बार देखा था। ये लाल निशान आखिर क्या दर्शाते हैं? ये जगह उतनी शांत नहीं है जितनी दिख रही है। हाइनरिच ने पास जाकर ध्यान से देखा। दीवार पर वह लाल निशान पेंट नहीं बल्कि सूखा हुआ खून था। डायना ने पीछे से कुछ कहा। उसने एक बार में बता दिया कि हाइनरिच ने कल रात डियर मीट का सूप पिया था। उसकी सूंघने की शक्ति कुछ ज्यादा ही तेज थी। हाइनरिच को शक हुआ कि क्या उसने कोई पावर जगाई है। लोकल गाइड होने के नाते हाइनरिच ने उस निशान के बारे में पूछा। डायना ने धीमी आवाज में कहा कि वह वाकरक का निशान है। ये लोग ही इस गली के असली गुंडे हैं। पर बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि डायना अचानक वहां जम गई। हाइनरिच को अभी कुछ समझ नहीं आया था, पर आसपास का माहौल अचानक बदल गया। आखिर ऐसी कौन सी चीज थी जिसने इस निडर लड़की को इतना डरा दिया? डायना की नाक सच में बहुत तेज थी। चलते चलते वह अचानक रुक गई। हाइनरिच को लगा कि शायद उसे कोई दुश्मन दिखा है, पर वह लड़की उत्साह से बोली कि ये अभी बने हुए ब्रेड की खुशबू है। हाइनरिच भी हैरान था। अभी तो नाश्ता किया था और ये लड़की कह रही है कि वह और खा सकती है। लगता है किसी भी दुनिया में खाने के शौकीन लोगों की ताकत कमाल की होती है। पर इस हंसी मजाक के पीछे अंधेरी गलियों में एक अजीब सा डर था। खाली सड़कों पर हवा चल रही थी। जमीन पर खून के निशान अभी सूखे नहीं थे। साफ था कि यहाँ अभी कुछ हुआ है। कुछ दिन बीत गए। हाइनरिच अकेला सड़क पर चल रहा था। उसे लग रहा था कि शहर का माहौल और ज्यादा दबाव वाला हो गया है। वह लाल निशान और लोगों का अचानक गायब होना। हाइनरिच सड़क पर चल रहा था और सोच रहा था कि डायना तो हमेशा वक्त पर आती थी। आज वह कहाँ है? वह सोच ही रहा था कि दो बदमाशों ने उसे रोक लिया। उनका अंदाज देखकर लग रहा था कि वह वहीं उसका इंतजार कर रहे थे। हाइनरिच ने बिना किसी बहस के उनके पैसे मांगने से पहले ही सिल्वर कॉइन्स निकाल कर दे दिए। उसने दबे हुए लहजे में कहा कि ये उनकी मेहनत की कमाई है। उन गुंडों ने पैसे देखे तो खुशी से पागल हो गए और हाइनरिच की तारीफ करने लगे। असल में हाइनरिच ने ये पैसे पहले ही तैयार रखे थे ताकि फालतू की परेशानी से बचा जा सके। पैसे देते वक्त हाइनरिच की नज़र उनके गले पर बने टैटू पर पड़ी। वह निशान दीवार वाले लाल निशान जैसा ही था। सही में ये वही लोग थे। उसे याद आया कि डायना ने कितनी गंभीरता से उसे मना किया था कि वह उन सुनसान गलियों में न जाए। लगता है इस अजानतु शहर की गहराई हाइनरिच की सोच से भी ज्यादा है। हाइनरिच का दिल डायना के लिए परेशान था। आखिर उसे कितना दर्द सहा होगा कि एक अच्छी भली लड़की इतनी डर गई। तभी सामने वाले दोनों गुंडे आपस में बात कर रहे थे कि उन्होंने अभी एक बच्चे को उठाया है। ये सुनकर हाइनरिच का दिल बैठ गया। क्या वह डायना के गायब भाई की बात कर रहे थे? वह एक झटके में आगे बढ़ा और उन दोनों गुंडों का रास्ता रोक लिया। अगर बचना नहीं है तो सीधा टक्कर लेना ही बेहतर है। हाइनरिच अब चुप नहीं बैठ सकता था। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। कौन गुंडा है और कौन नहीं, आज इसका जवाब मिलना चाहिए। हाइनरिच ने उनकी आंखों में देखते हुए एक एक शब्द पूछा। तुमने डायना के भाई को कहाँ छुपाया है? अभी वह हिसाब लेने वाला था, पर सामने वाले की ताकत देखकर हाइनरिच को तुरंत माफी मांगनी पड़ी और कहना पड़ा कि वह तो बस पैसे देने आया था। इस बार न तो पता चला कि वह कहाँ है, और ऊपर से उसके पास के सारे सिल्वर कॉइन्स भी लूट लिए गए। ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हाइनरिच गुस्से में भरा हुआ था। डायना को देखते ही वह उस पर बरस पड़ा। उसकी देरी के लिए उसे सुनाने लगा और गुस्से में कह दिया कि अब वह उसे खाना नहीं खिलाएगा। पर डायना की अगली बात सुनकर हाइनरिच की बोलती बंद हो गई। उसने कहा कि उसका भाई अचानक गायब हो गया है। जिंदगी में थोड़ी उम्मीद आई थी। हाइनरिच के दिए खाने से उसके भाई की सेहत थोड़ी सुधरी थी, पर अब वह गायब है। हाइनरिच के दिमाग में वह सीन घूम गया। उन गुंडों ने बच्चे का जिक्र किया था। अब सब समझ आ गया। बहुत संभव है कि वह डायना का भाई ही हो। उसने तुरंत पूछा कि क्या ये वाकरक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है। उसने खुद सुना था कि उन लोगों ने एक बच्चे को उठाया है। डायना ने यह नाम सुनते ही वह वहां गिर गई। हाइनरिच ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की कि अगर वह पैसे मांग रहे हैं तो वह रैंसम देने के लिए तैयार है, पर डायना ने निराशा में चिल्लाते हुए कहा, वह लोग पैसे के लिए नहीं, वह जिंदा खून के लिए आए हैं। हाइनरिच हैरान रह गया। डायना ने कांपते हुए सच बताया, इस शहर में हर कोई एक पला हुआ शिकार है। ये कोई घर नहीं बल्कि वैम्पायर्स का प्राइवेट कैंटीन है। इस जगह की हवा में कुछ गड़बड़ है। हर तरफ ब्लैक मैजिक की बदबू है। लगता है उस इमोर्टैलिटी फ्रैगमेंट को पाने के लिए ये लोग पागल हो गए हैं। वह तो सोच रहे थे कि जब फ्रैगमेंट बढ़ जाएगा तब वह हमला करेंगे, पर किसी ने उनसे पहले ही ये कर दिया। खैर कोई बात नहीं, भले ही पता नहीं किसने लिया है, पर अगर उसने अपनी गंध छोड़ी है तो वह मेरे हाथ से नहीं बच पाएगा। चाहे तुम कहीं भी छुप जाओ, मैं तुम सबको एक एक करके ढूंढ निकालूंगा। अब सब कुछ बदल गया था। पूरा शहर पहले से ही वैम्पायर्स के कब्जे में था। कोई भी जिंदा बचकर नहीं निकल सकता। डायना पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने कहा कि सब लोग जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे, पर आखिर में सब मौत की लाइन में खड़े हैं। हाइनरिच ने उसे पकड़ा और जोर से कहा कि होश में आओ। अगर सच ये है तो उनके पास वक्त बहुत कम है। हाइनरिच सीधा मुद्दे पर आया और पूछा कि क्या वह जानती है कि उन लोगों ने उसके भाई को कहाँ रखा है।
डायना को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इस जानलेवा काम को करने के लिए तैयार है। हाइनरिच बस मुस्कुराया और कहा कि चिंता मत करो, इन बदमाशों को सबक सिखाना उसका काम है। इसी वक्त शहर के एक टैवर्न में कुछ गुंडे मजे कर रहे थे। उनके पास वही लूट के पैसे थे। उन्हें एहसास भी नहीं था कि जिस आउटसाइडर को उन्होंने लूटा था वह अब उन तक पहुंचने वाला है। हाइनरिच ने दरवाजा तोड़ा और अंदर घुस गया। उन गुंडों को पता भी नहीं चला कि मौत उनके सामने खड़ी है। लीडर को लगा कि वही बेवकूफ फिर से पैसे देने आया है। उसने उसका सर पकड़ने की कोशिश की और मजाक उड़ाया कि क्या उसने गार्ड्स को खरीद लिया है। उसे क्या पता था कि दरवाजे पर खड़ा गार्ड अब जिंदा ही नहीं है। हाइनरिक ने बिना फालतू बात किए बस एक चीज पूछी, वह बच्चा कहाँ है। सामने वाला फिर से अकड़ दिखाने लगा, पर हाइनरिच के पीछे से तलवार बाहर आ गई थी। अब ये इन लोगों ने पैसे तो लूट लिए, पर शायद उन्हें खर्च करने का मौका नहीं मिलेगा। हाइनरिक सच में गुस्से में था। उसने उसका गला पकड़ा। उसकी आवाज ठंडी थी। सिर्फ अपने लालच के लिए किसी का घर तोड़ना, ये लोग जिंदा रहने के लायक नहीं हैं। एक झटके में पहला खत्म हो गया। हाइनरिच ने दिल में काउंटडाउन शुरू किया, बाकी दो में से कोई नहीं बचेगा। बाकी गुंडे डर गए। वह चिल्लाते हुए हमला करने लगे, पर हाइनरिच ने बचने की कोशिश नहीं की। अपनी सुपर रिकवरी पावर के भरोसे वह सीधा तलवार के सामने गया और टक्कर लेने की तैयारी की। इस बार यह टैवर्न पूरी तरह साफ होने वाला था। गुंडे ने मौका देखकर हाइनरिच के पेट में तलवार घुसाई। उसे लगा वह जीत गया, पर तलवार किसी लोहे से टकराकर रुक गई, अंदर नहीं गई। हाइनरिच ने एक जोर का मुक्का मारा और दूसरा भी गिर गया। उसने अपने कपड़े झाड़े और मुस्कुराते हुए कहा कि यह असली बुलेट प्रूफ वेस्ट है। अभी वह सांस भी नहीं ले पाया था कि वह गंजा गुंडा पीछे से कुल्हाड़ी लेकर आया। अगर ये नहीं बचा तो बुरा होगा। इसी पल एक नीली रोशनी फूटी। हाइनरिच खुद हैरान था। ये तो मैजिक शील्ड थी। वह गंजा गुंडा मरते वक्त भी नहीं समझ पाया कि हाइनरिच के पास मैजिक आइटम कैसे आया। तीसरा भी खत्म। अच्छा हुआ कि इस बार वह काफी सामान लेकर निकला था, वरना मुश्किल हो जाती। जमीन पर पड़े लोगों को देखकर हाइनरिच को लगा कि खत्म हो गया। उसे लगा उसने थोड़ा ज्यादा जोर लगा दिया। अभी तो आधे इक्विपमेंट्स भी उसे नहीं किए थे। पर बात खत्म भी नहीं हुई थी कि ऊपर से कदमों की आवाज आई। हाइनरिच को समझ आया कि वह कितना बड़ा बदनसीब है। अगर वह भीड़ से लड़ना चाहते हैं तो ठीक है। छठा, सातवां, आठवां, एक एक करके सब खिड़की से बाहर फेंके गए। टैवर्न को अब फिर से रेनोवेशन की जरूरत है। ये लड़ाई बहुत थका देने वाली थी। हाइनरिच ने देखा कि हर तरफ लोग पड़े हैं। वह सोच रहा था कि ये लोग तो मधुमक्खी के छत्ते की तरह हैं। गिनते गिनते थक गया। उसके कंधे पर लगी चोट से नीली रोशनी निकलने लगी। ये उसकी रीजेनरेशन पावर थी। अभी वह संभल भी नहीं पाया था कि नई मुसीबत आ गई। हाइनरिच ने बिना सोचे लीडर गुंडे को पैर से दबाया। उसे बस एक चीज जाननी थी, आज जो बच्चा किडनैप हुआ वह कहाँ है। पर वह गुंडा बहुत सख्त था, एक शब्द नहीं बोला। उसने दांत पीसकर धमकी दी कि उनका मालिक बस आने ही वाला है। लगता है इनके पीछे कोई बड़ा है। जब वह मालिक आएगा तभी असली मुसीबत शुरू होगी। हाइनरिच को उनकी फालतू बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तुम्हारी सलाह के लिए शुक्रिया, पर पहले अपनी चिंता करो। एक चीख के साथ वह गुंडा हमेशा के लिए चुप हो गया। उसने टैवर्न के अंदर का दरवाजा खोला। कोने में एक छोटा सा साया सिमटा हुआ था। हाइनरिच ने पूछा, क्या तुम एरन हो? बच्चा डरकर सिमट गया और माफी मांगने लगा। हाइनरिच ने नीचे बैठकर नरम आवाज में कहा, डरो मत, तुम्हारी दीदी ने मुझे तुम्हें बचाने भेजा है। दीदी का नाम सुनकर एरन ने रिएक्ट किया, पर जैसे ही वह निकलने वाले थे, छत पर एक अजीब सा चमगादड़ उन्हें घूर रहा था। यहाँ रुकना सही नहीं है। हाइनरिच ने एरन का हाथ पकड़ा और निकलने की तैयारी की। जो भी बात है बाहर निकलकर करेंगे। पर दरवाजे से बाहर निकलने से पहले ही वह चमगादड़ जादू की तरह धुएं में एक इंसानी रूप में बदल गया। उसने ठंडी आवाज में पूछा कि हाइनरिच कौन है जो उसके इलाके में उसके शिकार को छेड़ने की हिम्मत कर रहा है। एरन डरकर चिल्लाया, वैम्पायर। हाइनरिच ने काफी शांति दिखाई और उल्टा पूछा कि क्या वह उस रहस्यमयी एबिस ओथ से आया है। वैम्पायर ने हाइनरिच को कुछ नहीं समझा और धमकी दी कि जो भी उनसे टकराएगा उसका बुरा हाल होगा। हाइनरिच ने अनजान बनने का नाटक किया कि वह तो बस एक लूटने वाला बदनसीब है। अब यह दिलचस्प हो गया था। वह हार मानने वाला नहीं था। हाइनरिच नाटक कर रहा था कि वह तो बस मदद कर रहा था, पर वैम्पायर को यह बहाना बहुत बोरिंग लगा। फालतू बातों से ज्यादा उसे बच्चों का खून पीना पसंद था। हाइनरिच तो बस रास्ते का कांटा था जिसे मारना जरूरी था। बात खत्म होते ही जमीन से खून के कांटे निकले और दोनों की तरफ बढ़े। ये तो जान लेने वाला हमला था। सही वक्त पर उसने एरन को पकड़ा और साइड में कूद गया। जिस जगह वह खड़े थे वह पूरी तरह तबाह हो गई। हाइनरिच जमीन पर गिरा। भले ही वह बच गया, पर असली लड़ाई अब शुरू हुई थी। हाइनरिच ने शराब की बदबू के बीच एरन को देखा और पूछा कि क्या उसे कहीं चोट लगी है। ये जगह पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। जब तक वह पीछा नहीं करता, उसने बच्चे को धक्का दिया और कहा कि भागो। अब नहीं भागे तो कभी नहीं भाग पाओगे। सामने वाला वैम्पायर हैरान था। उसे नहीं लगा था कि ये इंसान उसके हमले से बच पाएगा। लगता है हाइनरिच की स्पीड उसकी सोच से ज्यादा है। ठीक है, पहले तुम्हें वार्म अप की तरह खत्म करता हूँ, फिर उस बड़े खाने का मजा लूंगा। हाइनरिच जानता था कि वह असली हमला करने वाला है। उसने पूरी ताकत से एरन को धक्का दिया और चिल्लाया, भागो, कुछ भी सुनाई दे, पीछे मत मुड़ना।
हाइनरिक ने पलटवार करने की कोशिश की, पर वैम्पायर की स्पीड बहुत ज्यादा थी। उसने देखा भी नहीं और उसके पंजे हाइनरिच के सीने के आर पार हो गए। खून निकलने लगा, पर वैम्पायर बहुत खरुश था। उसने देखा कि हाइनरिच का शरीर बहुत मजबूत है, यहाँ तक कि जख्म भी जल्दी भर रहे हैं। उसके लिए हाइनरिच अब एक रास्ते का कांटा नहीं, बल्कि टॉप क्लास शिकार बन गया था। शिकार बनने का ये एहसास माहौल को और निराशाजनक बना रहा था। हाइनरिच जानता था कि अगर वह खेल नहीं रहा होता तो वह कब का मर चुका होता, पर वह हार मानने वाला नहीं था। एक छोटा सा मौका भी मिला तो वह जान लगा देगा। उसने मुट्ठी कस ली। वैम्पायर ने उसे इंसान नहीं समझा। वह कह रहा था कि पहले इसे तोड़ूंगा फिर खाऊंगा। हर हमला पहले से ज्यादा खतरनाक था। जब वह गले के पास आया, हाइनरिक जानता था कि टक्कर लेने में वह जीत नहीं सकता। अगर जीत नहीं सकता तो जान तो देनी ही है। अगर मैं नहीं बचूंगा तो इसे भी साथ लेकर जाऊंगा। उसने मुंह में छुपी चीज को जोर से चबा लिया। एक धमाके के साथ आग फूट पड़ी। वैम्पायर हैरान था। उसे नहीं लगा था कि हाइनरिच ने मुंह में आग का आर्टिफैक्ट छुपा रखा है। हाइनरिच मुस्कुराया। जब तुमने मुझे गिराया था तभी मैंने वहां पड़ी शराब पर नजर डाल ली थी। ये मौका तुमने खुद दिया है। उसने अपने शरीर पर लगे आर्टिफैक्ट को जला दिया और खुद को आग का गोला बना लिया। अब वैम्पायर की बारी थी डरने की। ये पागल मेरे साथ मरना चाहता है। वैम्पायर ने उसे दूर फेंकने की कोशिश की। आग तो उसकी दुश्मन थी। वह हाइनरिच को पागल कहकर चिल्लाने लगा और भागने का रास्ता ढूंढने लगा। जब उसे लगा कि वह बच गया, हाइनरिक ने आग में जलते हुए एक जोर का हेडबट मारा। तुमने कहा था ना कि मेरा शरीर जल्दी रिकवर होता है, तो देखते हैं कौन पहले राख बनता है। हाइनरिक ने उसे जकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए मेरी हड्डियां बहुत सख्त हैं, तुम इन्हें तोड़ नहीं पाओगे। जो वैम्पायर अभी तक घमंड में था, अब वह डर गया। आग को देखकर वह चिल्लाने लगा और माफी मांगने लगा। हाइनरिक से रुकने को कहने लगा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। हाइनरिच का कोई इरादा नहीं था उसे छोड़ने का। अगर जान देनी है तो बड़े लेवल पर देनी है। एक जोर का धमाका हुआ और पूरा इलाका आग की लपटों में आ गया। सब कुछ जलकर राख हो गया। यह हलचल बहुत ज्यादा हो गई थी। पूरी इमारत पल भर में आग के समंदर में डूब गई। हाइंज वहीं मलबे में लेटा हुआ था। उसने खुद का मजाक उड़ाते हुए कहा कि किस्मत का बहुत सख्त होना कभी कभी अच्छी बात नहीं होती, लेकिन जब तक वह लड़की सुरक्षित है तब तक यह सफर बेकार नहीं गया। डायना अपने सामने की तबाही देखकर दर्द से चिल्ला रही थी, अंकल। लेकिन उसे जवाब में सिर्फ एक के बाद एक धमाकों की आवाज आई। कौन सोच सकता था कि हाइंज इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। सिस्टम ने बताया कि उसे दोबारा देखने के लिए पूरे 7 दिन इंतजार करना होगा। जिंदगी को तो चलते रहना था। डायना अब भी सड़क पर जूते पॉलिश करके अपना गुजारा कर रही थी। अभी उसने एक ग्राहक को विदा किया ही था कि वह संभल भी नहीं पाई थी। उसके पीछे से अचानक एक आवाज आई जिसने पूछा कि क्या वह उसके भी जूते पॉलिश कर सकती है। डायना ने बिना सोचे समझे सर उठाकर बुलाया, लेकिन जैसे ही उसने आने वाले को देखा वह पूरी तरह दंग रह गई। क्या ये वही पुराना जाना पहचाना इंसान नहीं था जो बहुत समय से गायब था। अब डायना खुद को रोक नहीं पाई और सीधे हाइंस के गले लग गई, जोर से चिल्लाते हुए, अंकल आप जिंदा हैं। हाइंस ने बड़े सुकून से मजाक करते हुए कहा कि उसकी किस्मत बहुत लंबी है, वह इतनी आसानी से कैसे मर सकता है। लेकिन असल में वह अपने मन में जानता था कि पिछली बार वह सच में नहीं बच पाया था। उसका पुराना अवतार वापस आने में पूरा हफ्ता लगने वाला था। इस लड़की को हर वक्त चिंता में न रखने के लिए उसने एक नया भेष बदल लिया। अपने सामने इस चमकते हुए नीले नए किरदार को देखकर सुंग ह्युन ने उसका नाम रख दिया। अब से तुम हाइंस डर्ड हो। सुंग ह्युन ने अपना पहले से तैयार रखा हुआ बैकअप अकाउंट हाइंस डर्ड इस्तेमाल किया। वह अंदर ही अंदर डर रहा था कि कहीं डायना यह न पकड़ ले कि यह शरीर किसी और का है। लेकिन डायना को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उस जाने पहचाने एहसास ने उसे तुरंत यकीन दिला दिया कि यही वह इंसान है। अभी ज्यादा देर बाद भी नहीं हुई थी कि डायना को अचानक होश आया। उसने जल्दी से उसे धक्का देते हुए कहा, वह वैम्पायर जरूर तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे होंगे, तुम कभी वापस मत आना। हाइंस बिल्कुल नहीं घबराया। उसने डायना को तसल्ली देते हुए हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, मैंने पहले ही इंतजाम कर रखा है। जब तक हांस यहाँ है तब तक ये वैम्पायर्स कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाइंस कमरे में छिपकर पोर्टल के कूल डाउन टाइम का हिसाब लगा रहा था। अभी भी 10 दिन बाकी थे। यह दिन काटना मुश्किल था, लेकिन उसे खिड़की के बाहर उस चमगादड़ का ख्याल नहीं था जिसने उसे बहुत पहले ही निशाना बना लिया था। जैसे ही वह बेफिक्र हुआ, खिड़की एक पल में टूटकर चकनाचूर हो गई। एक साया बिजली की रफ्तार से अंदर आया और उसने उसका गला जोर से पकड़ लिया। आने वाला इंसान विलक था। उसने ठंडे लहजे में पूछा, जंगल में वह सब तुमने ही किया था ना। हाइंस अब पूरी तरह हैरान था। वह सोच भी नहीं सकता था कि वैम्पायर्स इतनी जल्दी हरकत में आ जाएंगे और जंगल के निशानों का पीछा करते हुए सीधे उसके घर तक पहुंच जाएंगे। विलाक ने अपने सामने खड़े अजनबी को घूरा। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। अभी एक साथी मरा था और यह यहाँ मिल गया। ताकत का अंतर बहुत ज्यादा था। हाइंस को विलाक ने जकड़ रखा था। वह अपने शरीर में जरा भी ताकत नहीं लगा पा रहा था। विलाक ने उसके शरीर को परखा, लेकिन उसे कोई भी काला जादू या अपने जैसे किसी वैम्पायर की कोई महक नहीं मिली। हाइंस ने जल्दी से अनजान बनने का नाटक किया और चिल्लाया कि वह तो बस सो रहा था और उसे नहीं पता कि क्या हुआ। विलाक ने यह सुनकर ठंडा हंसा। जाहिर है कि उसे एक शब्द भी यकीन नहीं हुआ। अगर मुंह सख्त है तो कोई और तरीका अपनाना होगा।
विलक ने जोर से काट लिया। खून तुरंत बहने लगा। उसने अपने होठों से खून साफ किया। उसकी आंखों में एक दरिंदगी थी। विलक का यह तरीका बहुत खतरनाक था। वह कोई सफाई सुनने के मूड में नहीं था, सीधे हाइंस को जबरदस्ती वैम्पायर में बदलने वाला था। हाइंस अब पूरी तरह हैरान था। यह फिर से वैसी हालत में कैसे आ गया? सिस्टम के एक नोटिफिकेशन के साथ हाइंस की प्रजाति बदलकर वैम्पायर हो गई और उसने इंफीरियर ब्लड लाइन भी जगह ली। इतना ही नहीं, विलक के शरीर से निकलने वाला खौफनाक दबाव दम घोंटने वाला था। ऊपर वाले की इस एब्सोल्यूट दबाव की वजह से हाइंस के शरीर का हर कतरा झुकने के लिए मजबूर था। उसने झुककर नाटक किया और बड़े सम्मान से कहा, लॉर्ड, मैं तो बस एक मुसाफिर हूँ। लेकिन कौन सोच सकता था कि हाइंस अंदर से बिल्कुल शांत था। इस तरह के ब्लड लाइन प्रेशर को वह नजरअंदाज कर सकता था। अगर सामने वाला नाटक करना चाहता है तो वह भी खेल जारी रखेगा। हाइंस ने पाया कि उसका सिस्टम एक परफेक्ट फिल्टर की तरह काम कर रहा है, जिसने खून में मौजूद उस गुलामी की प्रवृत्ति को रोक दिया। विलक ने सोचा कि उसने शायद गलत समझा। उसने बस इतना कहा, मेरे साथ चलो, तुम अभी भी काम के हो। यह हाइंस के इरादे के मुताबिक ही था। अगर सामने वाला खुद रास्ता दिखा रहा है तो क्यों ना उनके अड्डे पर जाकर जानकारी निकाली जाए। वह ऊपर से तो सीधा बना रहा, लेकिन अंदर ही अंदर सब प्लान कर चुका था। दोनों जल्द ही वैम्पायर परिवार के हेडक्वार्टर्स पहुंचे। यह जगह बहुत डरावनी थी। देखते ही पता चल रहा था कि यह कोई अच्छी जगह नहीं है। विलक के दिखते ही आसपास के नौकर सम्मान से झुक गए। सभी चुपके से चर्चा कर रहे थे कि लॉर्ड के पीछे यह नया चेहरा कौन है। उनकी नजरों में हाइंस बस एक कमजोर इंफीरियर वैम्पायर था, लेकिन कौन जानता था कि यह कमजोर चीज ही सबसे खतरनाक है। हाइंस अंदर आते ही इन वैम्पायर्स की चर्चा का विषय बन गया। सब उसकी तरफ इशारा कर रहे थे और सोच रहे थे कि लॉर्ड एक बेकार चीज उठा लाए हैं। तभी एक नशे में धुत औरत उसके पास आई। उसका नाम रोजिलिका था। वह खुद को एक मामूली वैम्पायर बताती थी। शक न हो इसलिए हाइंस को मजबूरी में उससे बात करनी पड़ी। वह औरत काफी खुले दिल की थी और उसे एक ड्रिंक ऑफर कर रही थी जो अभी नया नया मिला था। इस जगह पर अगर वह नहीं पीता तो उसकी पहचान तुरंत खुल जाती। उसने ग्लास उठाया और सूंघा, लेकिन सूंघते ही मामला अचानक बदल गया। इस ग्लास में जो था वह बिल्कुल भी आम खून नहीं था। इस ग्लास में खून की बदबू बहुत ज्यादा थी। सिस्टम की सुरक्षा के बावजूद वह खतरा सीधे दिमाग पर असर कर रहा था। नॉर्मल तरीके से पीने पर कुछ बुरा होना तय था, इसलिए हाइंस ने अपनी सूंघने और स्वाद की शक्ति को ही बंद कर दिया। उसने एक बार में ही पी लिया। रोजिलिका साइड में हैरानी से देख रही थी और मजाक में बोली कि अगर वह अभी भी इंसान होता तो वह उसे कब का खा चुकी होती। हाइंस ने मौका देखकर पूछा कि इस इंफीरियर ब्लड लाइन का असल मतलब क्या है। रोजिलिका ने तब धैर्य से समझाया कि वैम्पायर्स में हायरार्की बहुत सख्त है। इंफीरियर ब्लड लाइन बस एक भेदभाव है। विलक जैसे प्योर ब्लड ही अरिस्टोक्रेट्स होते हैं और जो असली टॉप पर होते हैं वह ट्रू ब्लड होते हैं, जो राज परिवार के बराबर हैं। अब हाइंस को समझ आ गया कि इस दुनिया में उसका स्थान कितना नीचे है। रोजिलिका ने धीमी आवाज में कहा कि ट्रू ब्लड यहाँ के पूर्वज हैं। उनका दर्जा भगवान से कम नहीं है। उनके एक शब्द पर नीचे के वैम्पायर्स को बिना शर्त मानना पड़ता है। तभी ऊपर से अचानक एक तेज आवाज आई। विलक बैल्कनी पर खड़ा था और सबको देख रहा था। उसने सबको शांत रहने का इशारा किया। उसके अगले शब्दों ने पूरे हॉल का वातावरण ठंडा कर दिया। विलक ने एक भारी खबर सुनाई। अनडेड के टुकड़े गायब हो गए हैं। अगर यह चीज किसी बाहरी के हाथ लग गई तो वैम्पायर्स की दुनिया बदल जाएगी। साइड में खड़े प्योर ब्लड एरिस्टोक्रेट्स फेलिटा और तियाबोल के चेहरे भी उतरे हुए थे। उनकी ट्रैकिंग के मुताबिक टुकड़े आखिरी बार इसी शहर की तरफ गायब हुए थे और संभव है कि वह शहर के अंदर आ चुके हैं। हाइंस नीचे से सब सुन रहा था। अनडेड के टुकड़े, यह सुनने में किसी शक्ति की तरह लग रहा था। हाइंस को तब समझ आया कि वह ब्लैक विजर्ड्स चुपके से इन टुकड़ों को पाल रहे थे। पहले मिले वह लोग एबिस ओथ के ही सदस्य थे। ऊपर से ऑर्डर तुरंत आ गया, सबको हर जगह तलाशी लेनी है, भले ही दिन में सूरज की रोशनी में बाहर निकलना पड़े। रोजिलिका चलते हुए शिकायत कर रही थी कि यह सूरज वैम्पायर्स की जान ले लेगा। जब प्योर ब्लड एरिस्टोक्रेट्स खुद बाहर निकल रहे हैं तो उन जैसे छोटे लोगों की हिम्मत नहीं कि वह आलस करें। रोजिलिका ने बड़बड़ाते हुए कहा कि अगर पता होता कि टुकड़े खो जाएंगे तो वह अपने घर का टुकड़ा भी साथ नहीं लाती। हाइंस अब पूरी तरह हैरान था। क्या इन वैम्पायर्स के पास भी अनडेड का एक टुकड़ा छिपा हुआ है? रोजिलिका ने सर हिलाते हुए वह और भी डरावनी अफवाह बताई। एक बार जब वह ब्लैक विजर्ड्स इन्हें पाल लेंगे तो असली तबाही शुरू होगी। रोजिलिका अभी भी बड़बड़ा रही थी कि कैसे दोनों टुकड़ों को एक करना है। हाइंस ने सोचा कि किस्मत कितनी अच्छी है। अगर सिर्फ एक प्योर ब्लड इसकी रखवाली कर रहा है तो यह टुकड़ा तो उसका है। उसने जल्दी से टुकड़े की जगह के बारे में पूछा, लेकिन रोजिलिका हंसते हुए बोली कि वह तो बस एक मामूली नौकर है। उसे इतनी भारी सीक्रेट जानकारी कैसे होगी? जब सुराग खत्म होने वाला था तब साइड में खाना खा रही डायना ने अचानक कहा, उसे शायद पता है कि वह चीज कहाँ है। अब सिचुएशन पूरी तरह पलट गई। कौन सोच सकता था कि असली की पर्सन हमेशा से उसके साथ ही था। डायना ने फिर से दोहराया कि वह सच में जानती है कि वह चीज कहाँ है। हाइंस ने कभी नहीं सोचा था कि अनडेड किंग के टुकड़े का सुराग इस छोटी लड़की के पास होगा। डायना ने सर हिलाया और कहा कि 1 साल पहले जब वह कब्रिस्तान में काम करती थी तब उसने कुछ अजीब चीजें देखी थीं। हर शुक्रवार को कुछ रहस्यमयी लोग स्टोन चेंबर में आते जाते थे और हर बार उनके आते ही वहां से बहुत बुरी महक आती थी।
हाइंस को पता था कि यह कोई इत्तेफाका नहीं है, उस जगह जरूर कोई बड़ा रहस्य छिपा है। लगता है कि कब्रिस्तान का यह सफर उसे करना ही पड़ेगा। हाइंस को जरूरी जानकारी मिल गई थी। उसने दोनों बच्चों को छिपने को कहा और खुद वहां जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, डायना ने उसे रोक लिया। इस लड़की की नाक बहुत तेज थी। उसने महसूस कर लिया कि उसके शरीर की महक बदल गई है। हाइंस ने सीधे सच बोल दिया और अपने डरावने दांत दिखा दिए। उसे लगा कि वह बच्चों को डरा देगा। उसने तसल्ली भी दी कि वह उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन डायना थोड़ी देर के लिए रुकी और फिर जो किया उसने सबको दंग कर दिया। उसने हाइंस का हाथ पकड़ लिया जैसे कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। उसने कहा कि अगर उसे बहुत भूख लगे तो वह उसका खून पी ले। डायना की इस बात ने हाइंस को हैरान कर दिया। वह सच में उसे अपना खून पिलाने को तैयार थी और यह भी कहा कि बस थोड़ा सा ही पीना। हाइंस ने उसके सर पर हल्का सा मारा और गुस्से में पूछा कि वह क्या बकवास कर रही है। यह मजाक बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जब पहचान खुल ही गई है तो अब असली काम पर ध्यान देना जरूरी है। उसने डायना से पूछा कि वह बदबूदार जगह कहाँ है। सीन बदला। आधी रात का कब्रिस्तान बिल्कुल शांत था। असली खतरा इन पुरानी कब्रों के बीच छिपा था। तियाबोल स्टोन चेम्बर में घुस चुका था, लेकिन वह तुरंत मारने के मूड में नहीं था। वह नीचे पड़े गार्ड को ऊपर से देख रहा था और कहा कि एक मर्द की तरह लड़ो, ऐसे कायर की तरह मत मरो। सामने वाले की हालत देखकर तियाबोल बिल्ली चूहे का खेल खेलने लगा। उसने एक उंगली दिखाकर चैलेंज किया कि अगर गार्ड उसे तलवार से एक बार भी छू ले तो वह उसे जिंदा छोड़ देगा। यह सुनते ही गार्ड को लगा कि वह अब खत्म है। उसने अपनी पूरी ताकत से तलवार पकड़ी और हमला कर दिया। लेकिन यह मौत की तड़प तियाबोल के लिए बस एक मजाक थी। उसने एक तरफ होकर तलवार को टाल दिया। उसकी आवाज में नफरत थी। जो गार्ड अभी लड़ रहा था वह अब खत्म हो चुका था। वह अजीब लाल धागे सांप की तरह उसके चारों तरफ लिपट गए। वह जितना भी तड़पता, उसका खून चूसने से कोई नहीं रोक सकता था। पल भर में एक जिंदा इंसान लाश बन गया। तियाबोल ने यह तबाही देखी, लेकिन उसे जरा भी तरस नहीं आया, बल्कि वह बोर हो गया। उसकी नज़र में ऐसे ओपोनेंट्स उसके लिए कुछ भी नहीं थे। उसने अपने नौकर को ऑर्डर दिया कि इस कचरे को साफ करो। वह किसी और मजबूत ओपोनेंट को ढूंढने का इंतजार कर रहा था। तियाबोल अभी अपनी अकड़ दिखा ही रहा था कि मैदान पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो गया। जो नौकर वहां सफाई कर रहे थे वह अचानक किसी अनजान शक्ति से टुकड़े टुकड़े हो गए। अब तियाबोल की बारी थी हैरान होने की। उसने चिल्लाकर पूछा कि कौन यह सब कर रहा है। जवाब मिलते ही चारों तरफ से बहुत सारे कंकाल निकल आए। इन बिन बुलाए मेहमानों को देखकर तियाबोल गुस्से से पागल हो गया। यह उसका इलाका था। ये लाशों के कंकाल यहाँ कैसे घुस आए? उसने गुस्से में अपने नौकर को ऑर्डर दिया कि इन्हें तुरंत खत्म करो। लेकिन उसने अपने दुश्मन को कमजोर समझा। इन कंकालों पर जलती हुई नीली आग का मतलब था असली मुसीबत अभी शुरू हुई है। एक जोर का धमाका हुआ। तियाबोल की डिफेंसिव लाइन सीधे उड़ गई। वह पूरी तरह दंग था। अपने सामने आए इन अनजान मेहमानों को घूर रहा था। उसने बार बार पूछा कि हांस कौन है। क्या वह एबिस ओथ का कोई नेक्रोमांसर है? और वह यहाँ तक कैसे पहुंचा? लेकिन जवाब में सिर्फ मौत जैसी शांति थी। लीड करने वाले कंकाल के हाथ में नीली आग जल रही थी। वह एक शब्द भी बोलने के मूड में नहीं था। तियाबोल ने अब अपना धैर्य खो दिया। अगर सामने वाला चुप रहना चाहता है तो बात करने का कोई मतलब नहीं। उसने धमकी दी कि जब वह हंस को तोड़कर बस एक कंकाल का सर छोड़ देगा तब देखेगा कि वह कितना सख्त बनता है। इसी पल तियाबोल की आंखें पूरी तरह बदल गईं। असली जंग अब शुरू हुई थी। तियाबोल अब पागल हो गया था। वह कंकालों पर हमला कर रहा था। उसकी नज़र में ये हड्डियों के ढांचे बस तोड़ने के खिलौने थे। लेकिन वह ज्यादा देर खुश नहीं रह पाया। सामने से हांस ने अचानक कहा, सिर्फ कंकाल का सर? तो कोशिश करके देख लो। हांस के चारों तरफ नीली रोशनी चमक उठी। जो हड्डियां टूट गई थीं वह फिर से जुड़ने लगीं। और सबसे बुरा यह कि तियाबोल के पैरों के नीचे की जमीन बदल गई। हजारों सफेद कंकाल के हाथ जमीन से निकले और उसके शरीर को जकड़ लिया। अब सिचुएशन पलट गई थी। जो तियाबोल अभी तक अकड़ रहा था वह अब शिकार बन गया था। अब उसकी बारी थी कीमत चुकाने की। इसी नाजुक पल में मदद पहुंच गई। हाइंस ने लड़ते हुए बैटलफील्ड में एंट्री की और उसके लिए वह खतरनाक हमला रोक लिया। तियाबोल सांस लेने की कोशिश कर रहा था और बाहर की सिचुएशन पूछी। जब उसे पता चला कि मेन आर्मी लड़ रही है तब उसे थोड़ी राहत मिली। जब मदद आ रही है तो अब जान देने की जरूरत नहीं। तियाबोल जानता था कि यह लीच बहुत सख्त है। उसने तुरंत डिफेंसिव मोड में जाने का ऑर्डर दिया। अभी का काम बस दुश्मन को रोके रखना था जब तक आर्मी यहाँ न पहुंच जाए। कौन सोच सकता था कि हाइंस इसी वक्त धोखा दे देगा। उसने तियाबोल पर हमला किया और उसका गला जकड़ लिया। तियाबोल को कुछ समझ नहीं आया। वह तड़पते हुए चिल्लाया कि हाइंस एक पागल इन्फीरियर ब्लड लाइन है जो अपने ही जैसे पर हमला कर रहा है। लेकिन तभी एक अजीब ब्लैक मैजिक का धमाका हुआ। उसने आखिरकार समझ लिया कि हाइंस और वह लाइच एक ही टीम में हैं। अपने जैसे पर हमला करना पाप है, लेकिन हाइंस के लिए ये साथी बस एनर्जी बढ़ाने का जरिया थे। वैम्पायर की दुनिया में अपने जैसे को मारना एक श्राप है। मरने से पहले वह चिल्लाया कि ऐसा करने से उसकी आत्मा गंदी हो जाएगी। लेकिन हाइंस को कोई परवाह नहीं थी। उसके लिए अगर ताकत मिलती है तो यह कीमत कुछ भी नहीं। खून के उबलने के साथ सिस्टम का नोटिफिकेशन आया।
उसने इस तरीके से ब्लड मैजिक जगह ली थी। अपने हाथ में घूमती हुई लाल एनर्जी को देखकर हाइंस हंसा। पहले वह बैरियर को धीरे धीरे तोड़ने वाला था, लेकिन अब उसने इरादा बदल दिया। जब इतनी ताकत है तो अब कोई मैकेनिज्म तोड़ने का इंतजार क्यों करे। उसने सीधे ताकत से बैरियर को तोड़ने का फैसला किया, एक जोर के धमाके के साथ। हाइंस ने जो कहा वह किया, बैरियर को तोड़ दिया। सबसे गहरा रहस्य अब सामने था। सामने बैंगनी रोशनी निकलने वाली चीज को देखकर हाइंस ने तुरंत पहचान लिया। यह वही अनडेड किंग का दूसरा टुकड़ा था। हांस उसे लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने छुआ, हादसा हो गया। एक खौफनाक एनर्जी पल भर में फट गई। हांस जैसा लिच भी इस एनर्जी से पीछे हट गया। इस टुकड़े में इतनी डार्क विल थी कि डर लग रहा था। सिस्टम फिल्टर के बावजूद वह इसे झेल नहीं पा रहा था। इस चीज की बुरी महक उनकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक थी। हाइंस और हाइंस ड्रू अब संभल नहीं पा रहे थे। टुकड़े की एनर्जी बहुत ज्यादा थी। उन्होंने फैसला किया कि वह अपने सारे क्लोन्स की एनर्जी हांस के शरीर में डाल देंगे। एनर्जी मिलते ही पूरी इमारत पूरी तरह उड़ गई। वह नजारा जमीन हिलाने वाला था। दूर खड़े विलक ने जब यह काला धुआं देखा तो उसे बुरा एहसास हुआ। लगता है वह एक कदम पीछे रह गए। धुआं हटने से पहले ही हवा में एक अजीब साया दिखा। विलक ने तुरंत फायर करने का ऑर्डर दिया। अब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो गई थी। हर तरफ से हमले हो रहे थे। कोई और होता तो कब का खत्म हो जाता, लेकिन यह एनर्जी तो एवोल्यूशन का फ्यूल बन गई, एक तबाह करने वाले धमाके के साथ।